नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज हम इसमें देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 1.6 हिंदी साहित्य में प्रचलित काल विभाग और उसके नामकरण को। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण साधारणतः रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ग्रहण किया गया है। आचार्य शुक्ल के नामांकन और सीमांकन की कुछ सीमाएं भी हैं, जिसे यथास्थान पर स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो इसमें काल विभाजन और नामकरण का जो सबसे पहले काम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था, और आज भी सभी लोग इन्हीं के द्वारा किए गए काल विभाजन और नामकरण को मानते हैं। हाँ, ये भी है कि इनके ने जो नाम रखे उसमें और समय तय करने के जो इनके तरीके थे उसमें कुछ कमियां भी है, जिसको हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या काल विभाजन किया और फिर क्या नामकरण किया। सबसे पहले इन्होंने संवत 1050 से 1375 ईस्वी को आदिकाल और वीर गाथा काल नाम जो दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया था, यानी कि एक काल के इन्होंने दो नाम रखे थे। ऐसे ही इन्होंने आदिकाल नाम भी दिया और उसी समय को इन्होंने वीर गाथा काल नाम भी दिया, और इसका समय बताया संवत 1050 से 1375। तो यहाँ पर इस समय जो था उस समय में राजाओं की वीरता की कविताएं हमें ज़्यादा देखने को मिलती थी, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा। फिर है पूर्व मध्यकाल, इसी को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया और इसका समय है 1375 से 1700 ईस्वी। तो इस समय में हम कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे लोग जिन्होंने क्या किया, भगवानों की भक्ति की, इनकी कविताएं हमें इसमें देखने को मिलती है। तीसरे भाग को इन्होंने कहा उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल, और इसका समय बताया 1700 से 1900 तक का। इस समय की जो कविताएं थी उसको एक खास तरीके से लिखा जाता था, यानी कि उन कविताओं की रीति पर जोर दिया जाता था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रीतिकाल रखा। चौथा है आधुनिक काल, जिसे इन्होंने गद्य काल नाम दिया और इसका समय बताया 1900 से अब तक। इस समय में हमें कहानियां, नाटक, निबंध यानी कि गद्य की जो विधाएं हैं वो सब देखने को मिली। तो ये जो साहित्य का काल विभाजन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। अनेक विद्वानों द्वारा आदिकाल साहित्य के संबंध में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया गया है। जिस अपभ्रंश काव्य को वह परोक्ष रूप में स्वीकार करते हुए भी साहित्य में स्थान नहीं देते हैं, उसी के आधार पर उनकी मान्यता पर प्रश्न उठाया गया। उनकी चर्चा आदिकाल के प्रसंग में की जाएगी। इसी तरह रीतिकाल के नाम के संबंध में भी कुछ विवाद है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि शुक्ल जी ने ये जो बातें कही इनसे बाकी जो कई विद्वान थे वो सहमत नहीं थे। जैसे कि आदिकाल के समय एक पुरानी भाषा चलती थी जिसे हम कहते थे अपभ्रंश। तो शुक्ल जी ने क्या किया, इस भाषा में जितनी भी लिखी हुई कविताएं थी उनको स्वीकार तो किया, लेकिन उन्हें अपनी मुख्य रचनाओं में इन्होंने स्थान नहीं दिया था। और इसी बात को लेकर दूसरे विद्वान पर ये सवाल उठाते हैं। इस बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे जब हम आदिकाल का पूरा पाठ पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह रीतिकाल का नाम रीतिकाल होना चाहिए या कुछ और, इस बात पर भी विद्वानों के बीच हमें कड़ा विवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। आधुनिक काल को सामान्यतः 25 वर्षों के विभाजन के साथ हिंदी साहित्य में रखा जाता है। हिंदी साहित्य की कुछ समस्याएं संक्रांति काल की है, जिसे युग संदर्भ के विवेचन में उठाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आदिकाल का नामकरण हुआ तब आमतौर पर इसे 25-25 साल के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वहाँ पर हम पढ़ते हैं, ताकि इसको समझने में आसानी हो, क्योंकि जो आधुनिक काल है ये बहुत बड़ा काल माना जाता है। इस समय के हिंदी साहित्य में कुछ परेशानियाँ उस समय की है जब समाज बदल रहा था, जिसे कि संक्रांति काल कहते हैं। तो उस समय हमें इसमें परेशानियां देखने को मिलती है। अब यहाँ पे संक्रांति काल किसे कहते हैं वो समझो।
संक्रांति काल होता है एक बदलाव का समय, जब पुरानी चीजें खत्म होती है और कोई नई चीज आती है तो उसके बीच का जो समय होता है वो संक्रांति काल कहलाता है। जैसे अगर हम भक्ति काल ले लें और रीति काल ले लें, तो भक्ति काल से एकदम से तो कोई रीति काल में नहीं गया होगा, धीरे धीरे परिवर्तन आया होगा और फिर रीति काल में होगा। तो वो जो धीरे धीरे जिस समय परिवर्तन हो रहे थे उस काल को हम यहाँ पे संक्रांति काल से जो है समझ सकते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदिकाल का सीमा निर्धारण। इसे देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ के विषय पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इस मतभेद का मूल कारण अपभ्रंश भाषा को हिंदी में स्वीकार या बहिष्कृत करने से जुड़ा है। अपभ्रंश हिंदी से पूर्व प्रचलित भाषा थी। उसमें कौन से परिवर्तन किस बिंदु पर आरंभ हुए जिससे धीरे धीरे हिंदी भाषा का स्वतंत्र विकास हुआ, इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो जब हम आदिकालीन समय सीमा की बात करें तो उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया कि हिंदी भाषा कब से शुरू हुई। इस बात पर जो है बड़े बड़े विद्वानों के बीच आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद थे, यानी कि सब जो है अलग अलग बातें मानते थे। फिर इस बहस की असली वजह एक पुरानी भाषा है जिसका नाम है अपभ्रंश। लोग क्या करते हैं, लोग इस बात पर परेशान हैं कि अपभ्रंश भाषा को हिंदी का हिस्सा माना जाए या फिर उसे जो है हिंदी से बाहर रखा जाए। अपभ्रंश भाषा जो है वो हमारी आज की हिंदी से पहले बोली जाने वाली भाषा थी और अब उस पुरानी भाषा में क्या क्या बदलाव आए और किस किस मोड़ पर आकर उसने हमारी अपनी हिंदी भाषा जो है उससे अलग बनाकर एक तैयार कर दी। इसका हमें कोई भी सीधा और साफ जवाब जो है देखने को कहीं भी नहीं मिलता। तो इसीलिए जो है विद्वानों के बीच इस पर जो है हमें अलग अलग मतभेद देखने को मिलते हैं। भाषा प्रयोग से भाषा का विकास होता है। भाषा प्रवाहिनी नदी के समान प्रगतिशील है। भाषा की प्रवाह प्रक्रिया में भाषा परिवर्तन को समझने में कठिनाई होती है। वस्तुतः अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी तब जन भाषा से दूर हट गई थी। अपभ्रंश की जन भाषा से जो है हिंदी का विकास होता है। तो जब हम किसी भाषा को लगातार बोलते रहते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है, वो भाषा आगे बढ़ती है और धीरे धीरे बदलती है। भाषा बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह होती है जो कभी भी एक जगह नहीं रुकती, हमेशा ही चलती रहती है। अब जैसे नदी क्या करती है, वो बहते बहते अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक वैसे ही भाषा के इस बहते हुए बदलाव को जो है एकदम सटीक समझना बहुत मुश्किल है। भाषा भी चलते चलते जो है अपना रूप परिवर्तन करती रहती है। असल में हुआ ये था कि जब अपभ्रंश भाषा किताबों यानी रचनाओं और कविताओं की भाषा बन गई थी, यानी कि जब बहुत बड़ी भाषा बन गई थी अपभ्रंश भाषा, तब वो आम लोगों की बोलचाल से दूर हो गई और फिर अपभ्रंश की जो आम बोलचाल वाली भाषा थी, यानी कि जो नॉर्मल लोग क्या करते थे आपस में जो बोलते थे, उसी से क्या हुआ, हमारे हिंदी भाषा का जो है जन्म हमें देखने को मिलता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही जो है पुरानी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का आरंभ 993 ईस्वी से मानते हैं, जब अपभ्रंश भाषा घिस घिस कर एक नई भाषा को विकसित करने में जो है सक्षम हो रही थी। लेकिन हिंदी के आरंभिक रूप का पता उन्हें बौद्ध तांत्रिकों की रचना में जो है मिलता है। अब बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जो बाद के समय की अपभ्रंश भाषा थी यानी कि उत्तर अपभ्रंश, वही जो है असल में पुरानी हिंदी है। इसके बाद हमारे एक बड़े विद्वान हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका मानना ये था कि हिंदी की शुरुआत जो है वो साल 993 से हुई। ये कहते हैं कि इस समय जो अपभ्रंश भाषा थी वो धीरे धीरे घिस घिस कर यानी कि बदलते बदलते जो है एक नई भाषा को पैदा करने लायक बन गई। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी का ये शुरुआती रूप कहाँ देखने को मिला? उन्हें ये रूप बौद्ध धर्म के जो है तांत्रिकों की लिखी हुई जो रचनाएं थी या उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का ये बदला हुआ रूप जो है देखने को मिला। उन्होंने लिखा है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो है लगता है।
मुंज और भोज के समय यानी संवत 1050 के लगभग, तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक जो है, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक जो है जा सकता है। अब यहाँ पे शुक्ल जी ने क्या किया, इनकी जो रचना थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने जो है बिल्कुल सीधे सीधे शब्द में ये लिखा है कि अपभ्रंश या फिर प्राकृत जैसी दिखने वाली हिंदी की कविताओं का सबसे पुराना सबूत जो है वो हमें तांत्रिक और योग करने वाले बौद्धों की धार्मिक रचनाओं में देखने को मिलता है, जो कि विक्रम की 7वीं शताब्दी के आखिरी दिनों का जो है समय था। इसके बाद जब राजा मुंज और राजा भोज का समय आया, जो कि संवत 1050 के आसपास का था, तब तक ये अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी जो थी वो पूरी तरह से फैल चुकी थी और बड़ी बड़ी रचनाओं या कविताओं को इसी अपभ्रंश भाषा में जो है लिखा जाने लगा। इसीलिए फिर आखिर में शुक्ल जी ने ये कहा कि हिंदी साहित्य का ये जो आदिकाल है वो संवत 1050 से शुरू होकर संवत 1375 तक चलता है। या फिर उन्होंने ये भी कहा, आसान शब्दों में समझना चाहो तो राजा भोज के राज से लेकर जो है राजा हमीर देव के राज के थोड़े समय बाद तक जो है ये पूरा काल जो है माना जाएगा। आगे देखो, आचार्य शुक्ल हिंदी का आरंभ तो सिद्धों की रचनाओं से स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक हिंदी का प्रारंभ वह 993 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी से जो है मानते हैं। इसमें साहित्यिक तथ्य और उनकी विचारधारा का संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अनुभव और प्रयोग के धरातल पर भाषा का विकास 7वीं सदी से जो है हो चुका था, लेकिन उसका मताग्रह और सिद्धांत की कट्टरता उन्हें बौद्ध तांत्रिक रचनाओं से हिंदी भाषा का विकास मानने से जो है रोकती है। तो यहाँ पे बताया गया कि आचार्य शुक्ल का मानना था कि हिंदी का जो शुरुआती रूप है वो सिद्ध नाम के साधु संतों की रचनाओं में हमें दिखने लगा था, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि असली हिंदी जो है वो सचमुच में साल 993 ईस्वी यानी कि 10वीं सदी से शुरू हुई थी। अब यहाँ पर रचनाओं की बातों और शुक्ल जी की अपनी सोच के बीच जो है हमें एक टकराव देखने को मिलता है। अक्सर हम लोगों के अनुभव और बोलचाल को देखते हैं तो भाषा का बदलना और आगे बढ़ना तो जो है 7वीं सदी में ही शुरू हो गया था, लेकिन शुक्ल जी अपनी बात पर अड़े रहे और अपने नियमों को लेकर वो जो है पक्के हो गए। इसीलिए बौद्ध धर्म के तांत्रिकों की लिखी बातों से क्या किया, हिंदी भाषा का जन्म मानने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आगे देखो, उनमें मर्यादावाद और नैतिकतावाद इस समय इस तरह जो है प्रभाव जमाता है कि वह समाज के दूसरे विकल्प को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। आचार्य शुक्ल के इतिहास और आलोचना में यह आग्रह बार बार जो है दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास में नाथ, सिद्धों और जैन रचनाकारों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने ऐसे साहित्य की कमी धार्मिक साहित्य कहकर उपेक्षा की और कभी वह विशुद्ध साहित्य के नाम पर उनको हाशिए पर जो है रखते थे। अब यहाँ ये बताया गया कि आचार्य शुक्ल जी के मन में जो है नियम, कानून और अच्छे तौर तरीके, साथ ही साथ सही बर्ताव को लेकर एक गहरी सोच थी। वो समाज में किसी भी ऐसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे जो उनके इन नियमों में जो है फिट ना बैठे। इनकी लिखी जो इतिहास की पुस्तक है उसमें ये बात हमें दिखाई देती है साफ रूप से कि वो जो है नियम, कानून और तौर तरीकों का बहुत महत्व देते थे। इसी वजह से क्या हुआ, शुक्ल जी ने अपनी रचना में नाथ, सिद्ध संतों और जैन धर्म के जो लेखक हुए उनकी बातों को बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने महत्व नहीं दिया, यानी कि इन्हें आचार्य शुक्ल ने जो है अनदेखा किया। उन्होंने कभी तो इनकी किताबों को सिर्फ धर्म की बातें कहकर क्या किया, किनारे कर दिया, तो कभी ये कहा कि असली कविताएं या फिर कहानियां जो है ये नहीं है, और ऐसा कहकर इन्होंने क्या किया, सबसे पीछे यानी कि किनारे की लाइन में इन सबको और इन सब की रचनाओं को रख दिया, जैसे कि नाथ, सिद्ध और जैन। आचार्य शुक्ल ने आगे लिखा है, आगे चलकर भक्ति काल में
निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बुनाए गए इस रास्ते पर चल पड़ा, ये आगे जो है दिखाया जाएगा। हमारे कहने का मकसद स्पष्ट है कि यदि हम हिंदी व्यवहार को सिद्धों की रचनाओं में पाते हैं तो वहां से हिंदी का विकास मानने में जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो शुक्ल जी ने क्या किया, इन्होंने अपनी रचना में आगे जाकर ये बात कही कि जब आगे चलकर भक्ति काल आया तब बिना मूर्ति पूजा के भगवान को मानने वाले जो संत हुए, यानी कि निर्गुण संत, इनका एक जो है अलग से हमें ग्रुप देखने को मिल जाता है। इन संतों ने क्या किया, वेदों के ज्ञान को लिया, फिर सूफी संतों के प्यार के तरीके को अपनाया और साथ ही साथ भगवान विष्णु को मानने वालों से जो है लड़ाई न करने की बात, यानी कि अहिंसा, और भगवान की शरण में जाने वाली बात को जो है आपस में इन्होंने मिला दिया था निर्गुण संतों ने। इन सबको मिलाकर वह उसी रास्ते पर चल पड़े जो रास्ता पुराना हमें सिद्धों और योगियों में देखने को मिलता है। अब इनकी रचना में इनका कहना यह भी है कि अगर हमें हिंदी भाषा का रूप उन पुराने सिद्ध संतों की कविताओं में दिखाई दे रहा है तो हमें ये मानने में बिल्कुल भी शर्माना या हिचकिचाना नहीं चाहिए कि हिंदी की शुरुआत जो है वो वहीं से हुई है। भाषा और अनुभूति दोनों स्तरों पर उस परंपरा का विकास बाद के साहित्य में भी मिलता है। नाथपंथियों की भाषा पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, इस प्रकार नाथपंथियों के इस जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से जितना ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज भाषा का था, अलग एक सुधकड़ी भाषा का जो है सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। भाषा और साहित्य की इस तथ्यगत वास्तविकता को स्वीकार करने के बाद भी यदि हम उन्हें साहित्य में जगह ना दें तो ये हमारे जो है सिद्धांत की कमजोरी है। तो यहाँ बताया गया कि भाषा के स्तर पर भी और मन की भावनाओं के स्तर पर भी जो है ये पुराना तरीका बाद में लिखी गई रचनाओं में भी साफ साफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब शुक्ल जी ने नाथ पंथ के साधुओं की भाषा के बारे में बात की और लिखा कि नाथ पंथ के साधु संतों ने उस समय रचनाओं में चलने वाली पुरानी और सजधज वाली भाषा, यानी कि जिसे हम अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिली हुई कहते हैं, उसको इन्होंने छोड़ दिया था। इन्होंने इसकी जगह क्या किया, एक नई भाषा चुनी जिसे कि सुधकड़ी भाषा कहते हैं। ये भाषा दिखने में कैसी थी, ये हमारी आज की खड़ी बोली और राजस्थान की भाषा को मिलाकर बनी थी, जैसी साधु लोग जो है आपस में बातें करते हैं। अब फिर आखिर में क्या हुआ कि भाषा और इतिहास की इस साफ बात को जानने और मानने के बाद अगर हम इन संतों को हिंदी साहित्य में उनकी सही जगह नहीं देते हैं तो ये हमारे अपने नियमों और सिद्धांतों की जो है एक बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया। आगे देखो, किसी भी कालखंड के परिवर्तन में भाषा और संवेदना के कुछ सूत्र मिलते हैं जिससे हम नए साहित्य के आरंभ की जो है सूचना पाते हैं। अनुभूति के विस्तार और नए प्रयोग से नई भाषा के आविर्भाव को जो है रेखांकित कर सकते हैं। कथ्य के आधार पर नाथ और सिद्धों का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि सिद्धों ने पंडित परंपरा के वर्चस्व को चुनौती दी, जनता की भाषा में साहित्य को रचा जिसका स्वाभाविक विकास भक्तिकाल में हुआ, इसलिए आरंभिक सीमा को थोड़ा पीछे ले जाया जा सकता है। इसका विकल्प आचार्य शुक्ल के इतिहास में भी जो है उभरता दिखाई देता है। तो यहाँ बताया गया कि जब भी इतिहास का कोई समय बदलता है तो हमारी भाषा और हमारे सोचने महसूस करने के तरीके में भी जो है हमें इसके कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब एक नया साहित्य जो है वो शुरू हो रहा है। जब लोग नई नई बातें महसूस करने लगते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं तो एक नई भाषा का जन्म होता है और इसे जो है हम साफ साफ देख सकते हैं। जब हम नाथों और सिद्ध संतों की लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं और उनका हिसाब किताब लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन सिद्ध संतों ने क्या किया, उस समय के बड़े बड़े पंडितों और उनके कड़े नियमों के दबदबे को इन्होंने खुली चुनौती दी थी। इन्होंने क्या किया, भारी भरकम भाषा को छोड़कर आम जनता की बोली में अपनी रचनाएं लिखी थी और अपनी बातों को लोगों के सामने रखा था। आगे चलकर क्या हुआ, यही बोलचाल वाली भाषा जो है अपने आप बदलते बदलते भक्ति काल की भाषा बन गई। इसलिए हिंदी
की जो शुरुआत का जो समय है उसे हम थोड़ा और पीछे यानी कि पुराने समय से मान सकते हैं। इस बात का एक दूसरा रास्ता ये भी है कि हमें खुद आचार्य शुक्ल जी की इतिहास की किताबों में भी जो है ये हमें देखने को मिल जाता है। नाथ, सिद्ध और जैन रचनाकारों के साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ जो है माना जा सकता है। हिंदी भाषा को विशिष्ट बनाने वाली भाषा प्रवृत्तियों का लक्षण उनके साहित्य में जो है मिलता है। भाषा को विशिष्ट बनाने वाली मूलभूत 3 भाषा प्रवृत्तियां हैं। प्रथम है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, जैसे प्राकृत अपभ्रंश के कम, कज्ज जैसे शब्द जो है हिंदी में काम और काज बन गए। दूसरा है परसर्गों की बहुज्ञता और तीसरा है तत्सम शब्दों का प्रचलन। तो जब हम नाथ और सिद्धों और जैनों के लेखकों की किताबों को पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा को सबसे अलग और खास बनाने वाले जो लक्षण या आदतें थी वो सबसे पहले हमें इन्हीं लोगों की रचनाओं में देखने को मिलती है। हमारी हिंदी भाषा को खास बनाने वाली मुख्य रूप से जो है वो 3 आदतें थी। पहला है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। इसका मतलब है कि पुरानी भाषा के आधे अक्षरों को हटाकर उसकी जगह पहले वाले अक्षर को जो है थोड़ा बड़ा करके बोलना। उदाहरण यहाँ पे समझो, जैसे पुरानी प्राकृत या अपभ्रंश भाषा में लोग क्या बोलते थे, कम, तो हिंदी में जो है ये आधा म हट गया और क को जो है बड़ा करके बोलने लगे और इससे ये कम शब्द जो है वो हिंदी भाषा में काम बन गया। ठीक वैसे ही अपभ्रंश में जो कज होता था उसको हमारी हिंदी ने बदलकर क्या किया, काज कर दिया। तो पहला तरीका तो ये हो गया क्षतिपूरक दीर्घीकरण। दूसरा तरीका है परसर्गों की बहुज्ञता। इसका मतलब है कि वाक्यों के बीच में ने, को, से, के लिए ये जो परसर्ग होते हैं या कहें कारक चिन्ह होते हैं तो इन शब्दों का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। और तीसरा है तद्भव शब्दों का प्रचलन, यानी संस्कृत के जो शब्द थोड़े बदलकर आम बोलचाल में इस्तेमाल होने लगे थे, जैसे कि अग्नि से आग बन गया, फिर दुग्ध से दूध बन गया, वैसी आसान बातों का जो है चलन बढ़ाया जाए। तो ये यहाँ पर इन्होंने 3 तरीके बताए। आगे देखो, जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं मूल रूप में प्रामाणिक और सुरक्षित है। उनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों की जो कुछ सूचना मिलती है वह वास्तविक और विश्वसनीय है। इस दृष्टि से जैन रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है। ये हमें लोक भाषा के काव्य रूपों को समझने में जो है सहायता पहुंचाते हैं और साथ ही उस काल की भाषागत अवस्थाओं और प्रवृत्तियों को समझने में भी जो है मदद करते हैं। तो अब बात करते हैं जैन आचार्यों और उनकी कविताओं की, यानी उनकी रचनाओं की। इनकी लिखी हुई रचनाएं जो हैं वो आज भी अपने असली रूप में बिल्कुल सच्ची और सुरक्षित रखी हुई हैं, यानी इसमें जो है हमें कोई भी मिलावट देखने को नहीं मिलती। जब हम इनको पढ़ते हैं तो उस पुराने ज़माने के साहित्य का माहौल कैसा था इसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो बिल्कुल सही और भरोसेमंद हमें देखने को मिल जाती है जैन साहित्य में। इसी वजह से जैन लेखकों की रचनाओं की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये रचनाएं हमें ये समझने में मदद करती है कि उस ज़माने में आम लोग जो है वो अपनी रचनाओं को किस तरह गाते थे और लिखते थे। साथ ही ये भी पता चलता है कि उस पुराने समय में भाषा की जो हालत थी वो कैसी थी और लोग उसे जो है किस ढंग से इस्तेमाल करते थे। ये सब हमें जैन ग्रंथों में जो है देखने को मिलता है। जैन रचनाकारों के चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती साहित्य की कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास को समझने में जो है मदद मिलती है। इस प्रकार अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों स्तर पर जैन साहित्य का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो जैन लेखकों ने जो महापुरुषों के जीवन पर आधारित कहानियाँ और कविताएं लिखी जिसे कि हम चरित काव्य कहते हैं, उन्हें पढ़ने से जो है हमें बहुत फायदे मिलते हैं। उनसे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे बाद के समय के साहित्य में जो है कहानियों को आगे बढ़ाने का क्या पुराने नियम थे या कविता लिखने के क्या तरीके थे और किस तरह के राग या छंद का इस्तेमाल होता था, फिर अक्षरों और शब्दों को सजाने का स्टाइल कैसा था, साथ ही साथ पूरी कहानी का ताना बाना कैसे बुना जाता था। तो ये सब हमें जैन साहित्यों से जो है देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मन की भावनाओं और उन्हें बोलकर या लिखकर बताने के तरीके जो है वो इन दोनों ही लेवल पर आम जनता के लिए लिखे गए इस साहित्य की कीमत और उसका महत्व जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देने का काम करते हैं।
आचार्य शुक्ल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने अपभ्रंश भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन स्वतंत्र भाषा का महत्व उन्होंने हिंदी के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने आदिकालीन भाषा और साहित्य का रूप इतना अधिक मिला जुला पाया कि वास्तविक हिंदी की शुरुआत ही वह भक्ति काल से मानते हैं। वस्तुतः आदिकालीन साहित्य की भाषा में कई तरह के मिश्रित रूप हमें मिलते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं। द्विवेदी जी का मानना था कि अपभ्रंश वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग और आज़ाद भाषा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि एक आज़ाद भाषा के तौर पर इसका जितना भी महत्व था वो हमारी हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी था। द्विवेदी जी को आदिकालीन समय की भाषा और रचनाएं इतनी ज़्यादा आपस में घुली मिली लगी कि इनका मानना था असली हिंदी की शुरुआत वो सचमुच में भक्ति काल से ही होती है। असल में देखें तो उस पुराने समय की रचनाओं में भाषा के कई अलग अलग रूप हमें आपस में मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं। सिद्धों की भाषा, नाथों की भाषा और जैन कवियों की भाषा में क्षेत्रीय विविधता के लोक रंग के साथ भाषा रंगी हुई जान पड़ती है। वह रासो काव्य परंपरा की भाषा में अलग प्रकार की विविधता को देखते हैं। इतनी अधिक मिश्रित संवेदनाओं के बीच यह पहचानने में अवश्य कठिनाई होती है कि भाषा कहाँ से शुरू हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय को हिंदी साहित्य का आदिकाल मानते हैं। तो द्विवेदी जी ने बताया कि जब हम पुराने सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इनकी जो भाषा है वो अलग अलग इलाकों या फिर क्षेत्रों का उस पर बहुत असर हमें देखने को मिलता है। उसमें वहाँ के आम लोगों का जो रंग है वो साफ साफ झलकता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो राजाओं की कहानियों वाली रचनाएं हैं जिसे रासो काव्य कहते हैं, उसकी भाषा में भी एक अलग ही तरह का बदलाव या फिर कहें वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। जब हम इतनी सारी अलग अलग भावनाओं और अलग अलग भाषाओं को आपस में मिक्स कर देते हैं तो ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारी हिंदी भाषा वो आखिरकार किस सटीक जगह से शुरू हुई। इसीलिए इन सब बातों को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये तय किया कि 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे ही हिंदी साहित्य का आदिकाल मानना चाहिए। तो ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। आगे देखो, तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि फिर अपभ्रंश काव्य पर इतनी विस्तृत चर्चा का उद्देश्य क्या था। अपरोक्ष रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 7वीं सदी में ही स्वीकार करते हैं। उन्हीं के अनुसार इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश के ही आगे का रूप है। इसी अपभ्रंश के परवर्ती रूप को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग इसे पुरानी हिंदी कहते हैं। इस वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 12वीं शताब्दी से पहले की भाषा अपभ्रंश थी। यही अपभ्रंश भाषा पुरानी हिंदी की भी थी। तो यहाँ पे बताया गया कि जब द्विवेदी जी हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं तो फिर वो इस पुरानी अपभ्रंश भाषा पर इतनी लंबी चौड़ी बातचीत क्यों करते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। तो असल में क्या हुआ कि छुपे हुए तरीके से द्विवेदी जी वो भी यही मानते हैं कि आदिकाल की जो शुरुआती लाइन कहें या शुरुआती समय कहें वो 7वीं सदी से शुरू हो जाता है। उनके हिसाब से जिसे हम 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय मानते हैं वो आदिकाल है। वो भाषा के मामले में कोई बिल्कुल नई भाषा नहीं थी, बल्कि वो पुरानी अपभ्रंश भाषा को ही आगे बढ़ा हुआ एक रूप था। इसी अपभ्रंश के बाद वाले रूप को कुछ विद्वान बाद की अपभ्रंश यानी कि उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। तो कुछ विद्वान वो इसे पुरानी हिंदी भी कहते हैं। अगर हम इस पूरी बात को ध्यान से समझे तो हमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि 12वीं शताब्दी से पहले जो भाषा चल रही थी वो अपभ्रंश ही थी और यही अपभ्रंश भाषा आगे चलकर हमारी पुरानी हिंदी बन गई। दूसरा उदाहरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही ग्रंथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास से प्रस्तुत किया जा सकता है।
उनका कथन है 7वीं-8वीं शताब्दी से इन रचनाओं की प्राप्ति होने लगी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं से 8वीं शताब्दी तक के काव्य में 2 प्रकार के भाव पाए। पहला तो सिद्धों की वाणी और दूसरा सामंतों की स्तुति। इसीलिए उन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। किंतु इस नाम से उन अत्यंत महत्वपूर्ण लौकिक साहित्य का कुछ भी आभास जो है नहीं मिलता, जो परवर्ती काव्य में भी व्यापक रूप से प्रकट हुई है। तो ये जो बात हमने कही अपभ्रंश की और पुरानी हिंदी की, इस बात का उदाहरण जो है द्विवेदी जी ने अपनी रचना में दिया है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उसमें इन्होंने लिखा कि 7वीं और 8वीं शताब्दी से ही हमें ये पुरानी रचनाएं मिलने लगी थी। इसके बाद एक बड़े विद्वान आते हैं जिनका नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने क्या किया, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखी गई कविताओं में 2 तरह की मुख्य बातें जो है देखी। पहला तो ये कि सिद्ध संतों के मुंह से निकली हुई धार्मिक और ज्ञान की बातें, जिसे इन्होंने कहा सिद्धों की वाणी, और दूसरा बताया कि राजा महाराजाओं की झूठी और सच्ची तारीफें, जिसे इन्होंने कहा सामंतों की स्तुति। तो इन्हीं 2 बातों की वजह से राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया, इस पुराने समय का नाम सिद्ध सामंत युग जो है रख दिया। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि इस नाम को रखने से उस समय के बहुत ज़रूरी और आम दुनिया से जुड़े साहित्य का बिल्कुल भी जो है पता नहीं चलता, जो कि बाद की कविताओं और रचनाओं में जो है बहुत बड़े पैमाने पर खुलकर सामने आया है। इस पूरे उद्धरण से ऐसा लगता है कि उन्हें 7वीं-8वीं शताब्दी से साहित्य का उद्भव मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए 7वीं-8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का उद्भव माना जा सकता है। बाद के साहित्यकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन ने भी 7वीं-8वीं शताब्दी से जो है हिंदी का प्रारंभ माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गुलेरी जी के मत का समर्थन किया और राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है। अतः हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से स्वीकार किया जा सकता है। यह एक अलग विवाद है कि सरहपा को प्रथम कवि माने या पुष्य को। यदि तत्सम प्रधान भाषा के प्रयोग को हिंदी का मुख्य आधार बनाया जाए तो सरहपा जो है वो पहले कवि ठहरते हैं। तो ये जो पूरी बात हमने देखी, इस पूरी बात को देखकर ऐसा लगता है कि द्विवेदी जी को भी जो है 7वीं-8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने में कोई ऐतराज़ नहीं है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो जन्म है वो 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास जो है हुआ होगा। इसके बाद कुछ लेखक आए जैसे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने भी यही माना कि हिंदी की जो शुरुआत है वो 7वीं-8वीं शताब्दी से हुई है। यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या किया, गुलेरी जी की बात का पूरा समर्थन किया और राहुल सांकृत्यायन ने भी यही कहा कि जो बाद के समय की अपभ्रंश भाषा थी उसमें लिखी गई रचनाएं असल में हिंदी की ही कविताएं हैं। इसीलिए ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है वो 7वीं शताब्दी से ही मानी जा सकती है। अब विद्वानों के बीच इस बात की एक अलग बहस जरूर है कि हिंदी का सबसे पहला कवि सरहपा को माना जाए या फिर पुष्य कवि को माना जाए। लेकिन अगर हम संस्कृत के सीधे शब्दों यानी कि तत्सम शब्दों के इस्तेमाल को ही हिंदी का असली आधार माने तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो सरहपा है वही हमारे हिंदी के सबसे पहले कवि जो है यहाँ पर साबित होते हैं। हिंदी भाषा के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा की तरह अंतिम सीमा भी जो है विवादपूर्ण है। ग्रेसन आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानते हैं। मिश्र बंधु आदिकाल की अंतिम सीमा जो है 529 ईस्वी स्वीकारते हैं और रामचंद्र शुक्ल संवेदना के बदलाव के साथ आदिकाल की अंतिम सीमा जो है वो 1318 ईस्वी स्वीकार करते हैं, परंतु वह विद्यापति को आदिकाल में रखते हैं। अब क्या हुआ, अब हमें एक और बहस देखने को मिलती है, वो ये है कि पहले तो हमने ये देखा कि हिंदी का आदिकाल जो है वो शुरू कब से हो, इस पर बहस थी। फिर इसका जो है समय क्या माना जाए वो उस पर बहस शुरू हो गई कि इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाए। फिर इसका प्रथम कवि किसे माना जाए उस पर बहस देखने को मिली। अब यहाँ पर एक और बहस ये आ गई कि आदिकाल की अंतिम सीमा जो है वो क्या मानी जाए। इस पर जो है सभी विद्वानों में बहस थी। आदिकाल किस साल में जाकर खत्म हुआ
या इसकी आखिरी तारीख क्या है, इस बात पर जब विद्वानों में बहस हुई तो सबसे पहले विद्वान आते हैं ग्रियर्सन। इन्होंने कहा कि आदिकाल जो है वो 1400 ईस्वी तक चला था। मिश्र बंधु ने कह दिया कि ये 1529 ईस्वी तक चला। फिर जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आते हैं तो वो इसका अंतिम समय जो है वो 1318 ईस्वी बताते हैं। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने जो अंतिम समय बताया वो बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं विद्यापति को जो है आदिकाल के अंतर्गत ही मानता हूँ। विद्यापति संवेदना की दृष्टि से मूलतः इंद्रिय बोध के कवि हैं। इनकी कविता में मानवीय प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। इन्हें भक्ति काल में नहीं रखा जा सकता। उनका जीवन बोध प्रेम की जो है अनुभूति से प्रेरित है, लेकिन वह वीर और भक्ति भाव से पूर्ण काव्य की रचना भी जो है करते हैं। अब थोड़ा विद्यापति के बारे में जानते हैं। तो विद्यापति जो है ये मुख्य रूप से इंद्रिय बोध के कवि हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी कविताएं लिखते थे जिन्हें पढ़कर या सुनकर इंसान की आँख, कान और मन इनको सीधा ही एहसास होने लगे। इनकी कविताओं में इंसानों के आसपास के प्यार, सुंदरता इसको जो है साफ साफ दिखाया गया है। इसी वजह से इन्हें भक्ति काल के संतों में जो है शामिल नहीं किया जा सकता। इनके जीने का जो अंदाज है और दुनिया को देखने का जो तरीका है वो पूरी तरह से प्यार के एहसास से भरा हुआ है। इसके साथ साथ वो राजाओं की बहादुरी और भगवान की पूजा पाठ से भरी हुई कविताएं भी जो है विद्यापति करते हैं। विद्यापति की कविता का रचना काल 1318 के बाद का है, अतः हमें सीमा के सुसंगत विभाजन के लिए काल सीमा को आगे ले जाना होगा। अतः 1400 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा जो है रखा जा सकता है। अमीर खुसरो को भी इस सीमा के अंतर्गत स्थान मिल जाता है, इसीलिए आदिकाल की अंतिम सीमा को विद्वानों ने जो है 1400 ईस्वी ही माना है। अब यहाँ पर क्या हुआ ये बताया गया कि विद्यापति ने जो रचनाएं लिखी उसका अगर हम असली समय देखें तो वो हमें 1318 के बाद मिलता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का अंतिम समय हम 1318 मान ले तो फिर विद्यापति तो है वो आदिकाल में ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो इसके बाद रचना कर रहे थे। इसीलिए इतिहास को बिल्कुल सही ढंग से बांटने के लिए क्या हुआ, हमें आदिकाल की समय सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ा। तो इसे 1318 से आगे बढ़ाकर जो है 1400 ईस्वी मान लिया गया। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो विद्यापति हैं और जो अमीर खुसरो हैं वो आदिकाल की सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यही वजह है कि ज़्यादातर जो विद्वान हैं उन्होंने मिलकर ये तय किया कि आदिकाल की जो आखिरी सीमा है वो 1400 ईस्वी ही मानी जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारा आज का ये टॉपिक और आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम आदिकाल का नामकरण देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।